वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टॉप 1000 MCQ सीरीज़ और उसमें इन्वायरमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज उनसे आगे कंटिन्यू करेंगे और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए मॉक टेस्ट आ रहे हैं। 500 MCQ जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं वो करंट अफेयर के हैं, बाकी सब्जेक्ट वाइज 100 क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में ऐड हैं, इनको ज़रूर रिवाइज कर लीजिए एग्जाम से पहले। और इसके साथ ही अगर आप अभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीसैट की भी साथ में और जीएस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स के साथ, तो आप यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। अभी भी आप उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और सीसैट भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, आपके क्वालिफाई होने की ज़रूरत है उसमें, तो उसके लिए आपने अलग से अगर प्रिपरेशन नहीं करी तो 5 अलग से मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिनको आप प्रैक्टिस करके सीसैट भी क्वालिफाई कर लेंगे। तो जीएस प्लस सीसैट की तो तैयारी होगी ही, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन के लिए लास्ट टाइम बहुत बेहतर साबित होगा कि शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज और डेली टारगेट वाइज हैं, तो आप शॉर्ट नोट क्लासेस के साथ अगर कर लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका जीएस वाला भी पोर्शन। और मंथली करंट अफेयर जरूर कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है वहाँ से आपको करंट अफेयर, मिसलिनियस, पापा वीडियो, इन सबको ज़रूर देख लेना। इसके साथ साथ साइंस, इन्वायरमेंट और जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और कम समय में आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं तो उनको भी कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप यूपीएसआई, एलटी ग्रेड, जीआईसी, बीईओ या अपकमिंग और भी वैकेंसीज हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको प्रैक्टिस बैच और उसके साथ साथ आपका कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। मात्र 49 रुपये में यूपीएसआई का प्रैक्टिस बैच मिल रहा है। मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कीजिए मॉक टेस्ट को और उनकी जो 50 जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइव रैंकिंग मिलेगी, हर क्वेश्चन का एनालिसिस के साथ सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसे हर प्रैक्टिस बैच में मिल जाएगा और सिर्फ 99 रुपये में कंप्लीट कोर्स है। तो आप एसआई का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं मात्र इतने रुपये में और बेहतर तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल है वो मिल रहा है। तो करना क्या है, जब ऐप डाउनलोड कीजिए फ्री वीकली टेस्ट वाले सेक्शन पे भी एक बार चेक कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए और जो भी कोर्स परचेज कीजिए ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है अप्लाई कीजिएगा, 80 to 90% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड जानकारी जरूरी थी, आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन देखते हैं आज। नीचे 4 जलीय खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, उन्हें एक खाद्य श्रृंखला में व्यवस्थित करना है। 4 एक्वेटिक फूड्स हमें दिए गए हैं, अरेंज करना है, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जूप्लैंक्टन है, स्मॉल क्रस्टेशियंस हैं और प्रेडेटरी इंसेक्ट्स हैं। तो इनको हमें अरेंज करना होगा कैसे, खाद्य श्रृंखला में। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और आपको जो भी क्वेश्चन देखते हैं पहले वीडियो पॉज किया कीजिए, फिर उसको आप क्या किया कीजिए, आंसर देख करके आप मुझसे मैच कीजिए। ठीक है, तो अगर चेन देखते हैं एक्वेटिक फूड की तो सबसे पहले इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं। तो फर्स्ट नंबर किसका हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स का। ठीक है, सेकंड पे जूप्लैंक्टन्स आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड पे जूप्लैंक्टन्स और थर्ड हो जाते हैं जो स्मॉल क्रस्टेशियंस हैं और इसके बाद फोर्थ हो जाते हैं जो भी प्रेडेटरी इंसेक्ट्स हैं या फिर परभक्षी कीट हैं। तो 1 2 3 4 हमें जिस भी ऑप्शन में दिया गया वही हमारा करेक्ट आंसर है और ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें आपसे पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो, मतलब नीचे हमें कुछ विकल्प दिए गए, उनको देख करके बताना है कौन से करेक्ट हैं। 2 स्टेटमेंट हैं, तो देखिए केवल 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर आप देखेंगे पहुँचती है। ठीक है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर स्थानांतरित होती है, इसलिए यह ऊर्जा प्रवाह सीधे किसी पोषी स्तर पर उपभोक्ताओं की संख्या निर्धारित करता है। सेकेंड है हेलोफाइट्स, वे पादप होते हैं जो उच्च लवणता वाले जल में विकसित होते हैं तथा इन पादपों को अपने विकास के लिए सूर्य के अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इनमें बताना है कौन से स्टेटमेंट हमें करेक्ट दिए गए हैं। देखते हैं, तो देखिए अगर हम एनर्जी फ्लो की बात करें तो एक ट्रॉपिक लेवल से, इसको समझिए, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में अगर हम जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है, केवल 10% ही ट्रांसफ़र होती है। पहले तो ये एनर्जी का रूल है जो कि लिंडमैन ने दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो केवल 10% होती है, इसलिए ऊर्जा प्रवाह सीधे किसी पोषी स्तर पर उपभोक्ताओं की संख्या निर्धारित करता है और ये यूनिडायरेक्शनल है, ये भी याद रखिएगा। इसका पिरामिड भी आप देख रहे हैं अपराइट ही बनेगा हमेशा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, हेलोफाइट्स वे पादप होते हैं
जो उच्च लवणता वाले जल में, मतलब हेलोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जो कि हाई सैलिनिटी, जिसमें वाटर होता है हाई सैलिनिटी होती, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। एंड दीज प्लांट्स रिक्वायर्स मोर सनलाइट फॉर देयर डेवलपमेंट। अब इनको सनलाइट की ज़्यादा आवश्यकता होती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 23rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ बाह्य स्थानीय जैव उपचार तकनीक के अंतर्गत आती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कम अंडर द ex-situ बायो रिमेडिएशन? 23rd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ हैं जो बाह्य स्थानीय जैव उपचार तकनीक में आती हैं? ex-situ बायो रिमेडिएशन टेक्निक में पूछा गया है। इसमें लैंड फॉर्मिंग है, कंपोजिटिंग है, बायो वेंटिंग है और बायोपाइल्स है। इसमें से बताना है। देखिए, दो तरह से हम बायो रिमेडिएशन करते हैं, मतलब कि जैव संवर्धन करते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो इन सीटू होता है, दूसरा एक्स सीटू होता है। ठीक है, स्वस्थानीय जो जैव उपचार तकनीक है इसके अंतर्गत देखेंगे बायो स्टिमुलेशन, बायो ऑगमेंटेशन और जो जैव छिड़काव है, बायो वेंटिंग है, ये सारी विधियाँ आती हैं। लेकिन जब हम एक्स सीटू की बात करते हैं तो इसमें कंपोस्टिंग हो जाता है, बायो रिएक्टर है, बायोपाइल्स है, लैंड फॉर्मिंग है, ये सब आ जाते हैं। तो इसमें देखिए लैंड फॉर्मिंग होगा पहले तो, फिर इसमें हम देखते हैं कंपोस्टिंग भी हो जाएगा और बायोपाइल्स। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सी में दिए गए हैं और ये किस में आते हैं, ये एक्स सीटू में आते हैं। एक्स सीटू में अगर हम इन सीटू की बात करें तो इन सीटू में कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने बताए हुए हैं वो भी लर्न कर लीजिए। एक तो बायो वेंटिंग आपको याद करना है, बायो स्टिमुलेशन, बायो ऑगमेंटेशन याद रखना है, बायो जैसे छिड़काव वगैरह करना है, ये सब विधियाँ किस में आ जाएंगी, तो वो इन सीटू टेक्निक में आती हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारा 24th क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। तो नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट हैं आपके सामने। पहला, जब किसी पदार्थ को जल द्वारा अवशोषित किया जाता है तो उस स्थिति में एक प्रकार का जैव संचयन होता है, उसे ही जैव सांद्रण करते हैं। तो बायो कंसंट्रेशन के बारे में आपको स्टेटमेंट दिया गया है। क्या है, when any substance is absorbed by water, a form of bioaccumulation occurs in that situation known as bioconcentration। तो जब किसी पदार्थ को जल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो उस स्थिति में एक तरह का जैव संचयन होता है और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जैव सांद्रण। हमसे पूछा गया है गलत विकल्प कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये पहला तो स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट है जो बायो एक्यूमुलेशन है, ये रिफर करता है हाउ पॉल्यूटेंट्स एंटर द फूड चेन। तो प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में कैसे प्रवेश करते हैं, इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये भी सही है, बायो एक्यूमुलेशन में हम देखते हैं। लेकिन सहोपकारिता, जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, ये एक परस्पर क्रिया करने वाली एक जाति को लाभ होता है, दूसरी जाति को ना तो लाभ होता और ना ही हानि होता है। ये तो गलत हो जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर है। कैसे, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, सहोपकारिता हिंदी में बोलते हैं, लेकिन म्यूचुअलिज्म याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। इसमें दोनों ही जातियों को लाभ होता है। ठीक है, एक स्पीसीज़ ए है, एक स्पीसीज़ बी है, तो दोनों को फ़ायदा होता है। लेकिन अगर एक जाति को लाभ हो और दूसरे को लाभ ना हो, तब इसे क्या बोलते हैं, तब इसे कमेंसलिज्म बोलते हैं, सहभोजिता बोलते हैं। तो एक को लाभ होता है, एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक को ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। ये कैसा होगा, तो ये कमेंसलिज्म है। और दोनों को जब लाभ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सहोपकारिता या फिर म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प बताना है। कई मरुद्भिद पौधे जल तथा परासरण क्षमता बनाए रखने के लिए अपनी कोशिकाओं में एक प्रकार का अमीनो अम्ल, जिसे प्रोलेमिन नाम से जानते हैं, संचयन करते हैं। मैनी जीरोफाइट प्लांट्स स्टोर अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड नोन एज प्रोलीन इन देयर सेल्स टू मेंटेन वाटर एंड ऑस्मोटिक क्या है कैपेसिटी। ठीक है, तो करेक्ट है, ये सही दिया गया। कुछ मरुद्भिद पौधे होते हैं जो मरुस्थल में जैसे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, परासरण क्षमता बनाए के लिए एक अमीनो अम्ल होता है प्रोलीन, ठीक है, उसका संचयन करते हैं। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में कई पशु या जानवर पर्यावरण के अनुकूल होने के उद्देश्य से ठंड प्रतिरोधी प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। ये आपको दिया गया है और इसमें बताना है ये करेक्ट है या नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। तो देखिए, कम तापमान वाले क्षेत्रों में कई पशु या जानवर क्या करते हैं, अनुकूल होने के उद्देश्य से ठंड प्रतिरोधी प्रोटीन होती है, जिसको हम बोलते हैं चेपेरोनिन। ठीक है, इसका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और ये हमने एक चीज़ ध्यान नहीं दी, अधिक तापमान यहाँ दिया गया, गलत हो जाएगा। कम तापमान वाले क्षेत्र में ऐसा होता है। ठीक है, पशु या जानवर अपने आप को ठंड प्रतिरोधी प्रोटीन का उत्पादन करते हैं, जिससे उन्हें ठंड कम लगे। ठीक है,
तो यहाँ पर अधिक दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, परिजीविता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें परजीवी अपने मेजबान से पोषण प्राप्त कर उसे नुकसान पहुंचाता है लेकिन आमतौर पर उसे मारता नहीं। पैरासिटिज्म की बात की जा रही है। ये कंडीशन होती है जिसमें पैरासाइट क्या करता है, होस्ट को हार्म करता है न्यूट्रिशन के लिए लेकिन उसको किल नहीं करता। क्या ये ऐसा होता है? तो देखिए, परजीविता या फिर पैरासिटिज्म एक ऐसी कंडीशन होता है जिसमें परजीवी क्या करता है, मेजबान से पोषण प्राप्त करता है, उसे नुकसान भी पहुंचाता है लेकिन आमतौर पर उसे मारता नहीं है। ये आपने पैरासिटिज्म देखा होगा, ठीक है, जैसे कि लीस वगैरह हो गई, ठीक है, बालों में जूं वगैरह सब देखा है ना, तो पैरासिटिज्म का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा करेक्ट है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। इतना समझ आया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ठीक है, 26 क्वेश्चन अब देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो देखिए किसके बारे में दिया गया? तो आईजी टारगेट के बारे में दिया गया। इसे कब अपनाया गया था? तो 2020 में अपनाया गया था। इसे जापान के नगोया शहर में आयोजित जैविक विविधता पर सम्मेलन में अपनाया गया था। इनकरेक्ट हो जाएगा पहला वाला स्टेटमेंट, क्योंकि इसे 2010 में अपनाया गया था। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा सही है कि नगोया शहर में, जो कि जापान में है, यहाँ पर इस सम्मेलन में इसको अपनाया गया था। याद रहेगा? ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत हमसे पूछा गया? ऑप्शन ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। इसमें अगला प्रश्न 27 है, माफ़ कीजिएगा। ट्वेंटी सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है हमारे सामने। 27वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं बताना है। इसमें देखिए जो सबसे पहला स्टेटमेंट है, हाथियों की प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत का राष्ट्रव्यापी जो जागरूकता अभियान है, हाथी मेरे साथी, औपचारिक रूप से मई 2009 में शुरू किया गया। कौन कौन से कथन सही हैं तो वो हमें बताना है। पहला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? आपको याद होना चाहिए। औपचारिक रूप से मई 2011 में शुरू हुआ। 2011 याद रखना है। यह अभियान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। ये भी करेक्ट है और ये करेक्ट है, मतलब पहला तो गलत हो गया। इस अभियान के शुभंकर के रूप में गज्जू को चुना गया था। क्या ये सही है? सोचिए, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और वो ऑप्शन बी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 27 के बाद जो अगला क्वेश्चन है वो 28 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या पूछा गया। निम्नलिखित वनों की उनकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती वन। पहले तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, सेकंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, थर्ड टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं और फोर्थ कौन से हैं? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। सबसे पहले समझिए, हिंदी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दिए गए हैं, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है, इनको हमें क्या करना है? इनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उनके अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। सबसे पहले ऑर्डर भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या राइट आंसर होगा। सबसे पहले कौन से आएंगे? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन, जिसकी नेट प्रोडक्टिविटी सबसे कम होती है। इसके बाद शीतोष्ण सदाबहार वन, ठीक है, और फिर आ जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और लास्ट में होंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो सबसे पहले 4, 3, 2, 1 हमें दिया गया ऑप्शन डी में और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। इस प्रकार सबसे ज़्यादा नेट प्रोडक्टिविटी की अगर बात की जाएगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होती है। देन ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडुअस, क्योंकि हमसे पूछा गया है असेंडिंग ऑर्डर में तो उसके अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया था। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए। उस विकल्प का चयन करें जो आदर्श खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण है। रैबिट, ग्रास, फॉक्स और लॉयन में से बताना, और ये आपके सामने दिए गए एग्जाम्पल्स, इनसे देख करके आपको बताना है। देखिए सबसे पहले अगर हम एक आइडियल फूड चेन की बात करें तो जिसमें सबसे पहले ग्रास, ठीक है, ये बी ऑप्शन देखिए, ग्रास को कौन खाएगा? फिर ग्रास के बाद देखिए इसमें क्योंकि बीच में कुछ दिया नहीं हुआ, लोमड़ी ही दी हुई है, तो इसके बाद हमें लोमड़ी के बाद खरगोश और खरगोश को शेर खाता है। इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? घास, खरगोश, लोमड़ी और ये शेर, ये आइडियल फूड चेन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा पिरामिड के बारे में अभी हमने बात किया था, अभी डिस्कस किया था, उसके बारे में फिर से क्वेश्चन है। द एनर्जी पिरामिड इज एक्सप्रेस्ड इन, किसमें हम एक्सप्रेस करते हैं? किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया, कैलोरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, या किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या ऑप्शन डी है कैलोरी पर यूनिट एरिया। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो ऊर्जा पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति इकाई समय पर प्रयोग में लाई गई ऊर्जा की कुल मात्रा होती है। मतलब इसको कैसे हम डिनोट करते हैं? तो कैलोरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में। ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आज के ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। लगभग 10 प्रश्न हमने हल किए हैं। अगली क्लास में मैं और क्वेश्चंस इंक्लूड करूँगी। बट आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पेड कोर्स के लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, जिसमें आपको मिल जाएंगे, आपसे जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करें उनसे रिलेटेड क्लासेस या प्रैक्टिस बैच मिलेंगे। आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।